जय हिंद दोस्तों। आज की इस स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे असंग जनन के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एपोमिक्सिस। तो असंग जनन क्या होता है, इसकी सिद्धांत, इसकी थियरी, या फिर हम कह सकते हैं इसकी खोज किसने की थी, उसके बारे में आज बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे असंग जनन के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के असंग जनन होते हैं, जैसे कि कायिक जनन। फिर उसके बाद हो गया अनिषेक बीजता। ये क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिभाषा असंग जनन की। तो असंग जनन किसे कहते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है और उस बीज से नए पौधे बन जाते हैं। जैसे कि ये जो प्रक्रिया होती है वो कुछ घास में होती है। ठीक है। असंग जनन का सिद्धांत जो दिया था वो विंकलर नाम के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन? विंकलर नाम के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1908 ईस्वी में इसका सिद्धांत दिया। किसका? असंग जनन का। उन्होंने बताया, यानी कि विंकलर के अनुसार जो असंग जनन होता है वो होता है कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में, जैसे कि हम मनुष्यों का जीवन चक्र से जो पौधे का जीवन चक्र होता है उसका बहुत ज्यादा होता है, कुछ का बहुत कम होता है। तो इसी प्रकार से उनका जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है, उसमें क्या होता है, युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आया है, युग्मक संलयन। युग्मक संलयन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए युग्मक। हमने आपको बताया भी है, एक बार फिर से बता देते हैं। युग्मक, युग्मक का मतलब होता है गैमेट। अब गैमेट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नर युग्मक, नर युग्मक, और जो दूसरा होता है वो होता है मादा युग्मक। अब देखिए, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो बनता है युग्मनज। अर्थात यहां पर इनके अनुसार, विंकलर के अनुसार, लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर तथा मादा युग्मक मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, या दैट मींस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। और वही प्रक्रिया यहां पर नहीं हो रही है असंग जनन में। ठीक है। और ना ही अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, किसी कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है किसी कोशिका का आधा हो जाना, और समसूत्री विभाजन का मतलब होता है ठीक दोगुना हो जाना। तो इतना स्पष्ट हो गया, यानी कि विंकलर के अनुसार पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और उस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। दैट मीन्स एपोमिक्सिस की प्रक्रिया कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं असंग जनन के प्रकार के बारे में। जो असंग जनन होता है, एपोमिक्सिस जो होता है, वो कितने प्रकार का होता है? अब देखिए, असंग जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हमने आपको शुरू में भी बताया कि असंग जनन दो प्रकार का होता है। पहला होता है कायिक जनन और दूसरा होता है अनिषेक बीजाड़ता, सॉरी अनिषेक बीजता। अब देखिए, कायिक जनन को हम कायिक प्रवर्धन के नाम से भी लिख सकते हैं। उसको अंग्रेजी में कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और कायिक जनन अगर हम लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अनिषेक बीजता को अंग्रेजी में हम कहते हैं एगैमोस्पर्मी। अब चलिए बारी बारी से हम कायिक जनन और अनिषेक बीजता को जान लेते हैं। कायिक जनन में क्या क्या प्रक्रिया होती है और उसके क्या क्या उदाहरण हैं, और उसके बाद अनिषेक बीजता में क्या क्या प्रक्रिया होती है, और अनिषेक बीजता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसको आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं असंग जनन के प्रकार के बारे में। तो असंग जनन का जो प्रकार होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है वो होता है कायिक जनन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट मीन्स कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों, इसमें जो, यानी कि जो कायिक जनन होता है उसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बिना बीज के निर्माण के ही नए पौधे का विकास हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। अब कैसे नए पौधे का विकास होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है उससे नए पौधे का निर्माण होता है।
अब इस लाइन का मतलब जो है उसको दोस्तों हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, कलिका का मतलब जिसको गांव के भाषा में हम कहते हैं आखा, ठीक है, आखा। ठीक है, आपने अगर आलू की बुआई की होगी, गन्ने की बुआई की होगी, तो आपको आंखा का मतलब अच्छे से पता होगा, आप भली भांति उससे परिचित होंगे। देखिए, मान लीजिए कोई ये गन्ने का पौधा है, ये गन्ने का पौधा है, और इससे एक नए पौधे का निर्माण कैसे होगा। एक आंखा यहाँ पर निकला हुआ है यानी कि कलिका, और दूसरी कलिका यहाँ पर निकली हुई है, तो इससे दो प्रकार के दो पौधों का निर्माण होगा। कैसे? अब इसी कलिका को, इसी पूरे तने को दो भागों में काट देंगे, यानी कि यहाँ से हम काट देंगे तो दो नए नए पादप का, दो नए नए पौधों का विकास हो जाएगा। एक इस कलिका से निकलेगी और दूसरी इस कलिका से निकलेगी। तो ये जो प्रजनन का प्रकार है वो है कायिक प्रजनन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आलू की बात कर लें, ठीक है, ये आलू की बात कर लें, तो आलू में भी आंखें निकली होती है, कलिकाएं निकली होती हैं। तो इसको भी ठीक गन्ने के प्रकार जहां पर कलिकाएं निकली होती हैं वहां से काट करके अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस आलू में तीन आंखें निकली हैं, तो यहां पर तीन पौधे बनेंगे, तो तीन आलू के टुकड़े बनकर के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरा प्रकार जो दोस्तों होता है वो होता है अनिषेक बीजता, जिसको हम गैमोस्पर्मी के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। अब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति यानी कि युग्मक का संलयन नहीं होगा, दैट मीन्स नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण नहीं करेंगे, युग्मनज नहीं बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? अनिषेक बीजता कहेंगे। बिना युग्मनज के बने ही बीज का निर्माण हो जाए उसे हम कहेंगे अनिषेक बीजता। ठीक है, अब ये जो अनिषेक बीजता होता है, इस प्रकार का जो प्रजनन होता है, जो जनन होता है, वो बीज के द्वारा होता है। ठीक है, बाय सीड होता है। और हमने आपको बताया कि जब बीज बनेगा तो बीज बनने के लिए ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही युग्मक संलयन होगा, डेट मीन्स नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हम अनिषेक बीजता के प्रकार के बारे में। अनिषेक बीजता जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? ठीक है, जो पहला है वो है अपस्थानिक भ्रूणता, दूसरा है द्विगुणित बीजाणुता और तीसरा है अपबीजाणुता। अब देखिए, जो अपस्थानिक भ्रूणता होता है उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियो, और द्विगुणित बीजाणुता जो होता है उसको हम कहते हैं डिप्लोसोराई, और अपबीजाणुता जो होता है वो होता है एपोसोराई। तो चलिए बारी बारी से हम इन तीनों को जान लेते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता क्या होता है, द्विगुणित बीजाणुता क्या होता है, और अपबीजाणुता क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अपस्थानिक भ्रूणता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवेंटिटियस एम्ब्रियो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अनिषेक बीजता के प्रकार में। नंबर 1 पर अपस्थानिक भ्रूणता, जिसे एडवेंटिव एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। चलिए इसमें क्या होता है दोस्तों? अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है? इस प्रकार का बीज निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों की कुछ कोशिका विभाजन एवं वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करती है। अर्थात इस लाइन का जो मतलब है, इसमें जो बीजांडकाय होता है और अध्यावरण होता है, इसकी जो कुछ कोशिकाएं होती है वो विभाजन करती है और वृद्धि करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पर एक नया शब्द आया है अध्यावरण। अध्यावरण को अंग्रेजी में हम इंटीग्मेंट कहते हैं। अब जो दोस्तों इंटीग्मेंट होता है, अध्यावरण जो होता है वो बीज में पाया जाता है। देखिए अगर आपने बीज पढ़ा होगा उसमें कुछ इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिली होगी। देखिए रफली डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ पर दो अध्यावरण पाया गया है, एक तो हो गया आपका आउटर और दूसरा हो गया इनर। तो आउटर इंटीग्मेंट और इनर इंटीग्मेंट यानी कि बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण,
ये दो प्रकार के अध्यावरण होती है और इसी अध्यावरण की जो कोशिकाएं होती हैं या फिर जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती है वो विभाजन करती है और वृद्धि करती है, तब जाकर के एक भ्रूण का निर्माण कर लेती है, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलप कर लेती है। ठीक है, और इस प्रकार से उत्पन्न सभी कोशिकाएं, ठीक है, जो भ्रूण बनता है इंट्यूबमेंट से या फिर बीजांडकाय से जो भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, उसकी जो प्रत्येक कोशिका होती है, जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है वो सभी द्विगुणित यानी कि 2n टाइप की होती है। देखिए यहाँ पर 2n टाइप की होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो नींबू, आम, नागफनी। अब दोस्तों ये पौधे हैं, इनमें जो निर्माण होगा पौधों का वो नींबू में अध्यावरणीय कोशिका से या फिर बीजांडकाय के विभाजन और वृद्धि के कारण होगा। आम में भी वही होता है, नागफनी में भी वही प्रक्रिया होती है। देखिए अगर हम नागफनी की बात करें तो नागफनी में कैसे क्या होता है, मान लीजिए ये कोई नागफनी का पौधा है और इसका जो अध्यावरण है ये आपका अध्यावरण है और इसी अध्यावरण में विभाजन हो रहा है। ठीक है, विभाजन हो रहा है और वृद्धि हो रहा है। विभाजन हुआ तो थोड़ा सा कलिका निकला, अब उस कलिका का वृद्धि हुआ तो एक अलग प्रकार की पत्ती बनाकर निकाल लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम द्विगुणित बीजाणुता यानी कि डिप्लोसोराई के बारे में और फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम अपबीजाणुता यानी कि एपोसोराई के बारे में। दोस्तों ये जो एपोसोराई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों पूछे जाए या ना पूछे जाए लेकिन एपोसोराई जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। देखिए जो द्विगुणित बीजाणुता होता है जिसको हम डिप्लोसोराई कहते हैं वो क्या होता है, इस प्रकार के बीज निर्माण में गुरु बीजाणु मातृकोशा यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो भाग लेता है और भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। ठीक है, यहां पर देखिए एक मेगा स्पोर होता है, एक माइक्रोस्पोर होता है। मेगा स्पोर का मतलब हो गया गुरु बीजाणु मातृकोश का यानी कि स्त्री केसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर की तो माइक्रोस्पोर यानी कि परागकण। ठीक है, लघु बीजाणु नर युग्मक, और मेगा की बात करें तो वो मादा युग्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो गुरु बीजाणु मातृकोशा से बीज का निर्माण होता है वो एक भ्रूण बनाता है, भ्रूण बन जाता है। इस निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा यानी कि कोई भी कोशिका दो बराबर भागों में नहीं बटेगी, जैसे कि आप चित्र में देख लीजिए यहां पर मान लीजिए ये कोई कोशिका है जो कि 2n है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होगा तो ये कोशिका दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, एक ये अन्य हो जाएगा, एक ये अन्य हो जाएगा, यानी कि 2n में बढ़ जाएंगे। अगर अब बात कर ले इसी में समसूत्री विभाजन की, ये तो अर्धसूत्री है, अगर समसूत्री विभाजन की बात करें तो यही कोशिका दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से दोगुनी हो जाएगी। ठीक, तो ये जो होगा ये n होगा और ये बन जाएगा 2n। स्पष्ट? चलिए द्विगुणित बीजाणुता के एग्जाम्पल यानी कि डिप्लोसोराई के उदाहरण की बात करें तो इक्सेरिस डेंटेटा, टेरेक्साकम एल्बाइडियम, ये दो पौधे हैं जिसमें द्विगुणित बीजाणुता पाई जाती है यानी कि गुरु बीजाणु मातृकोशा से भ्रूण का निर्माण होता है और इस निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, यानी कि सभी कोशिकाएं इन पौधों की 2n यानी कि द्विगुणित होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले अपबीजाणुता यानी कि एपोसोराई की, एपोसोराई क्या होता है तो उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं एपोसोराई की खोज किसने की, एपोसोराई का पता किसने लगाया। तो दोस्तों एपोसोराई का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोजेनबर्ग, जिन्होंने 1907 ईस्वी में पता लगाया कि एपोसोराई यानी कि अपबीजाणुता नाम का भी कोई चीज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी बीजांड की कोई कोशा एक से एक ऐसा भ्रूणकोश का निर्माण करती है जिसमें प्रत्येक कोशिका का
गुणसूत्र द्विगुणित यानी कि 2n होता है। अब इस लाइन का मतलब समझिए, जो बीजांड होता है, अपगुणित बीजाणुता का जो बीजांड होता है उसकी कोई कोशिका, यानी कि बीजांड में बहुत सी कोशिका पाई जाती हैं। एक चित्र बनाते हैं, आपको समझ में आ जाता है। ये रफ कर देते हैं हम। देखिए, ये बीजांड की संरचना है, बीजांड की संरचना है। बीजांड में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से इस बीच वाली जो कोशिका है वो है अंडकोशा, और ये जो दो किनारे की है ये है सहायक, और यहां बीच में जो पाई जाती है वो होती है ध्रुवी केंद्रक, और यहां पर जो होती है वो होती है प्रतिमुख कोशा। जिसको हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस चित्र का यूज करेंगे, चित्र का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसकी बीजांड की कोई कोशिका, बीजांड की कोई भी कोशिका, चाहे वो ध्रुवी सहायक कोशा हो, सहायक कोशिका हो, या फिर अंडकोशा हो, चाहे वो प्रतिमुख कोशा हो, कोई भी कोशिका एक ऐसा भ्रूणकोश का निर्माण करेगी जिसकी प्रत्येक कोशिका का गुणसूत्र जो होता है वो द्विगुणित यानी कि 2n प्रकार का होता है। स्पष्ट हुआ? यानी कि इसके कहने का मतलब है, बीजांड में चाहे जो कोशिका पाई जाती है, चाहे वो अंड कोशिका हो, सहायक कोशिका हो, प्रतिमुख कोशिका हो, वो भ्रूण कोश का निर्माण करेगी, और वो जो भ्रूणकोश बनेगा उसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होगी यानी कि 2n टाइप की होगी। अब चलिए इसके उदाहरण की बात कर ले, यानी कि अपबीजाणुता एपोस्पोरी के उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा क्रेपिस, क्लिप्टोनिया, पार्थिनियम आदि। ये सभी ऐसे पौधे हैं जिसमें अपबीजाणुता यानी कि एपोसोराई पाई जाती है। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।